अब हमारा चर्चा इस टॉपिक से चालू होता है कि कैसे अशोक के आने के साथ भारतीय कला में एक महत्वपूर्ण बदलाव होता है। Why there was such a revolutionary change in Indian art with the coming of अशोक। ये हम लोग एक विवाद का मसला है कि अशोक बौद्ध धर्म को अपनाए थे या बौद्ध धर्म का मदद लिए थे अपने धर्म का प्रचार प्रसार में, लेकिन हम लोग इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते। कला की दृष्टि से हम लोग इतना साफ साफ क्लियर कट बिना कोई विवाद का ये कह सकते हैं कि अशोक, राजा अशोक जब तक जीवित थे, जब तक शासन का बागडोर उनके हाथ में था, टिल द टाइम अशोक वॉज अलाइव, बौद्ध धर्म को एक राज धर्म का दर्जा जरूर मिला था। बुद्धिज्म बिकेम एन इंपॉर्टेंट रिलीजन। और बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी खासियत है, जो सब शायद अभी तक हम लोग इस चीज को नहीं जान पाए हैं, कि बौद्ध धर्म जो है एक ग्राफिक क्रीड है। ग्राफिक GRAPHIC क्रीड, CREED। ग्राफिक मतलब जो ग्राफिक का अर्थ होता है, ग्राफिक का अर्थ होता है चित्र के द्वारा, चिन्ह के द्वारा। और क्रीड का अर्थ होता है पंथ, क्रीड का अर्थ होता है धर्म। तो बौद्ध धर्म एक ग्राफिक क्रीड था, बौद्ध धर्म एक ग्राफिक पंथ था। और इस पंथ में कला इसकी दासी थी। आर्ट बिकेम बुद्धिज्म्स हैंडमेड। आर्ट वॉज बुद्धिज्म्स हैंडमेड। कला बौद्ध धर्म की दासी बन गई थी। कहने का मतलब यह है कि जैसे कल भी हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन की बात किए थे मौर्य कला में, कि 4 सिंह 4 दिशाओं में एक प्रतीक है धर्म चक्र प्रवर्तन का। तो बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म के रूप में उभर के आया जो कि अपने सारे उपदेशों को प्रतीक के द्वारा प्रचार करता था, प्रतीक के द्वारा प्रसार करता था। चाहे वह हाथ से, हाथ के चिन्ह से, चाहे वो शेरों के चिन्ह से, चाहे वो हाथी के चिन्ह से, या किसी और प्रतीक से। तो बौद्ध धर्म जो है एक प्रतीक का रूप ले लिया। एक जो है इसके शिक्षण में प्रतीक आ गया, इसके शिक्षण में एक रूप आ गया। मीन्स wherever and whenever people used to talk about Buddhist teachings, it was symbolized by certain forms। और ये जो है अशोक के समय एक कला का रूप ले ली। ये अशोक के समय जो है ये एक कला के रूप में परिवर्तित हो गया। इस कॉन्सेप्ट को समझ में आया बच्चों? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को कि अशोक के समय भारतीय कला एक जो है करवट बदली, कि धर्म जो है, बौद्ध धर्म जो एक महत्वपूर्ण धर्म के रूप में आ गया था, वो धर्म जो है अपने आप को व्याख्या करने के लिए प्रतीक का, चिन्ह का, रूप का, प्रारूप का इस्तेमाल करती थी। अब जो है यहाँ पे मौर्य कला जो है ये अशोक के समय में ये काफी फला फूला। अशोक के समय में ये अशोक की निजी पसंद बन गई। इट बिकेम अ पर्सनल प्रेफरेंस ऑफ अशोक।
और उन्हीं के पहल से, उन्हीं के इनिशिएटिव से जो है ये कला फला फूला। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मौर्य कला में एक अशोकन स्कूल भी आया था। यही है अशोकन स्कूल कि अशोक के निजी पहल पे, अशोक के निजी पसंद पे, जिसको कि आप चरित्र में निरंकुश भी कह सकते हैं, जो कि ऑटोक्रेटिक भी है, वो तथ्य सामने निकल के आया। और इस पॉइंट को बच्चों अपने आंसर में जरूर लिखिएगा, क्योंकि इट इज समथिंग दैट इज रिसर्च्ड केयरफुल। इसका कंक्लूजन निकला है, तथ्य के आधार पर, सबूत के आधार पर हम लोग ये सब बातें कर रहे हैं। और ये अशोकन स्कूल का महत्व इसलिए हो गया क्योंकि जहां जहां बौद्ध धर्म गया, भारतीय कला का ये रूप भी सारे देशों में फैला। विश्व के जिस जिस कोना में बौद्ध धर्म पहुंचा, wherever the Buddhist religion penetrated, this form of art also penetrated. और भारत इस स्थिति में हो गया कि धर्म के माध्यम से शेष एशिया को अपने प्रतीकवाद, अपनी कला को दूसरों पर निर्देशित करने लगा। कहने का मतलब कि भारतीय कला बौद्ध धर्म के माध्यम से पूरे विश्व में फला और फूला। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द अशोकन स्कूल ऑफ थॉट। और ये पॉइंट जो है आप लोग अवश्य लिखिएगा। यदि हम लोग अशोक स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बात करें, यदि अशोक के योगदान के बारे में बात करें मौर्य वास्तुकला में, तो उसको हम लोग 6 भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग है एडिक्ट्स, अ सीरीज ऑफ एडिक्ट्स, EDICTS, अ सीरीज ऑफ एडिक्ट्स इंस्क्राइब्ड ऑन द रॉक्स, चट्टानों पे खुदी हुई शिलालेखों की श्रृंखला। यदि अशोक के समय कला की बात करें, जो अशोक की निजी पसंद थी, निजी पहल थी, जिसका प्रकृति निरंकुश था, जिसका कैरेक्टर ऑटोक्रेटिक था, उसको 6 भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग है अ सीरीज ऑफ एडिक्ट्स इंस्क्राइब्ड ऑन द रॉक्स, चट्टानों पर खुदी हुई शिलालेखों की श्रृंखला, पहला। दूसरा था स्तूप, जिसको कि आप टुमुली बोलते, टुमुली। दूसरा था टुमुली या स्तूप की एक श्रृंखला। तीसरा था मोनोलिथिक पिलर्स, मोनोलिथिक पिलर्स, अखंड खंबे, जो कि हम लोग देखे थे सारनाथ में उदाहरण, सांची का उदाहरण, अखंड खंबे। चौथा था कुछ मंदिर जैसे निर्माण हुए थे, जिसके साथ भी कुछ जो है सजने संवरने का एक जो एक्सेसरीज लगा था। और हम लोग 5वां देखते हैं विशाल महल, 5वां देखते हैं विशाल महल। और 6ठा देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण था, रॉक कट चेम्बर्स, मतलब गुफाओं को काट कर कक्षों का निर्माण, जिसमें कि भिक्षुओं रहते थे, जिसमें कि बौद्ध भिक्षुक रहते थे, जिसको कि हम लोग रॉक कट कक्षों का या रॉक कट कक्ष कहते हैं। तो अशोक के वास्तुकला, यदि अशोक के समय में वास्तुकला का अध्ययन किया जाए, तो इसको हम लोग 3 भाग में जरूर ही बांटते हैं। और सबकी एक महत्व है। यदि हम लोग स्तूप की बात करें, तो पूरे विश्व में उस समय स्तूप जाना जाता था। यदि कला और वास्तुकला की दृष्टि से स्तूप को देखा जाए, तो स्तूप को कलात्मक गुणों के कारण जाना जाता था। द स्तूप वॉज नोन बिकॉज ऑफ इट्स आर्टिस्टिक क्वालिटीज। यदि हम लोग रॉक कट चेम्बर्स की बात करें,
यदि गुफाओं को काट के जो रॉक कट कक्ष बनाए जाते थे उसकी बात करें तो उसमें तकनीक की बात की जाती थी। और यदि हम लोग वास्तुकला में राजा के महल के बारे में बात करें, पैलेस के बारे में बात करें उस समय, तो ये महलों का अपना एक महत्व था, क्योंकि इन महलों में मानव का प्रयास नजर आता था। दिस पैलेस वॉज एविडेंस ऑफ ह्यूमन एंडेवर। और ये जो मानव प्रयास था, ये कौन सा मानव प्रयास था? तो पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता से चला आया जो भी स्थापत्य कला थी, सारे स्थापत्य कला का संगम था, सारे स्थापत्य कला का संग था ये आपका महल। तो राजाओं का जो महल था मौर्य कला में, मौर्य वास्तुकला में, ये सारे स्थापत्य संघों का ये परिणाम था। तो अशोक के समय में आप कह सकते हैं जो वास्तुकला जो है अपने कलात्मक गुणों के लिए जाना जाता था, तकनीक के लिए जाना जाता था और स्थापत्य संघों के लिए जाना जाता था। ये आपका निष्कर्ष होना चाहिए अशोक के समय वास्तुकला में। Ashok's architecture was marked by artistic qualities, marked by technique, was an human endeavor where all the architecture associations were put into one place. So this was the contribution of Ashok. यदि आप ये आंसर में ये तथ्य को डालेंगे तो कोई भी एग्जामिनर आपके आंसर को काट नहीं सकेगा, क्योंकि आपका आंसर दूसरों से अलग होगा। अब हम लोग वास्तुकला की यदि बात करें तो वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है आपका पाटलिपुत्र, ये शहर। दुर्भाग्यवश जो है आपको पाटलिपुत्र का अवशेष नहीं मिला है जैसा वो था। लेकिन सौभाग्यवश, लकली, फॉर्चुनेटली हमारे पास मेगास्थनीज का वर्णन है। और मेगास्थनीज का वर्णन और जो अवशेष आज प्राप्त हुए हैं तो आप मिलाएंगे तो लगेगा कि बात एकदम सही है। तो बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, आपको अपने आंसर में पाटलिपुत्र का वर्णन ऐसे करना है, शब्दों को ऐसे रखना है जैसे कि लगे कि नहीं एग्जामिनर जो है पाटलिपुत्र शहर के सामने खड़ा हो। और यहाँ पे हम लोग बात किए थे शब्दों का इस्तेमाल। आप कैसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे कि छोटे से छोटे, कम से कम समय में आप एग्जामिनर को पाटलिपुत्र शहर में डाल देंगे और बताएंगे देखो ये वर्ल्ड का नंबर 1 वास्तुकला का नमूना है। तो इस बात पे चलिए हम लोग पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन करते हैं जो मेगास्थनीज के द्वारा कहा गया है, और आशा करते हैं कि आप लोग भी अपने आंसर में इसी तरह का पॉइंट्स को लिखिएगा। यदि आप अपनी आंखों को बंद कर दें और आंख बंद करके इमेजिन कीजिए कि पाटलिपुत्र मेगास्थनीज के अनुसार इट वॉज अ नैरो पैरेललोग्राम। पाटलिपुत्र एक संकीर्ण समांतर चतुर्भुज की तरह था। पाटलिपुत्र एक संकीर्ण समांतर चतुर्भुज की तरह था और इसकी लंबाई 9 मील थी, लगभग 9 मील लंबा, और इसकी चौड़ाई थी 1.5 मील, यानी चौड़ाई इसकी 1.5 मील थी, 1.5 माइल। और ये कहाँ था? आज हम लोग जानते हैं कि पाटलिपुत्र गंगा के किनारे है।
लेकिन मेगास्थनीज बोले कि ये गंगा एक समुद्र की तरह पानी की पानी पानी ही पानी लगता था, और मान लो उस पानी को खंडित कर दिया गया, पानी को बीच से हटा दिया गया और बीच में पाटलिपुत्र स्थित था। कहने का मतलब कि गंगा के तट पर पाटलिपुत्र एक विशाल खंडित जल की तरह बंधा हुआ था। गंगा के तट पर पाटलिपुत्र एक विशाल खंडित जल की तरह बंधा हुआ था। इंग्लिश में बोले तो इट वॉज सिचुएटेड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द गैंजीज लाइक एन इमेंस कैस्टेलेटेड ब्रेक वाटर। और ये पाटलिपुत्र एक शानदार लकड़ी की पुलियों से घिरा हुआ था। It was surrounded by a stupendous timber palisade. Surrounded by a stupendous timber palisade. एक शानदार लकड़ी के पुलियों से घिरा हुआ है। और इस पुलिया पर आपको अंतराल पे समय समय पे एक छेद मिलेगा, और इस छेद पे जो है आपको जो है धनुर्धारी यानी बो एंड आरो लेके रक्षक खड़े हुए थे, और चारों तरफ से ये खाई से संरक्षित था। पाटलिपुत्र चारों तरफ एक खाई से घिरा हुआ था और खाई से ये संरक्षित था, और हर एक अंतराल पे एक मीनार था, वॉच टावर था, जिसकी पूरी संख्या आपकी 500 थी। मेगास्थनीज जो कुछ हैं इस तरह से पाटलिपुत्र का वर्णन किए। पाटलिपुत्र का अवशेष हम लोग को इस रूप में नहीं मिलता है, लेकिन आप यदि बताएंगे कि मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में प्रवेश के लिए 64 जो है दीवार थे, तो ये था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को देख के लगता था कि जल 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 के बीच में एक आपका खंडित जगह है, और चारों तरफ ये पुलियों से, लकड़ी की पुलियों से घिरा हुआ था, जिसके छेद में धनुर्धारी थे, धनुषधारी आर्कर, और हर एक अंतराल पे एक मीनार था। पूरी पाटलिपुत्र एक खाई से संरक्षित था। इट वॉज सराउंडेड बाय अ मोट, और इसी बीच जो है पाटलिपुत्र जाने के लिए आपके पास 64 गेट था, 64 प्रवेश द्वार था, 64 गेट्स था। और दीवार, और जैसे ही आप दीवार क्रॉस करेंगे आपको भीतर में, इस दीवार के भीतर में शाही महल मिलेगा। यू विल गेट द रॉयल पैलेस। और इस महल का तुलना किया गया है कि अभी तक के बने जितने भी महल थे सबसे अधिक विशाल था, सबसे अधिक विस्तृत इमारत थी। मीन्स अ वेरी स्पेसियस एंड इलाबोरेट एडिफिस एवर मेड इन इंडिया। एक वास्तुकला में, एक आर्किटेक्चर में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोस्टाइल हॉल। हाइपोस्टाइल हॉल, इसको अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस शब्द को हाइपोस्टाइल का मतलब होता है बहुत बड़ा हॉल, सभागार और उसमें खंबे। तो पाटलिपुत्रा में जो महल था वो हाइपोस्टाइल हॉल था, और इसमें सीरीज में, श्रृंखला में पिलर लगे हुए थे, लकड़ी के पिलर लगे हुए थे, और इस लकड़ी में नक्काशी किया गया था, और नक्काशी में आपको सोने का और बेल का, पंछियों का डिजाइन जो है सोने और चांदी में ये उत्कृत किया गया था। इस तरह का महल पूरे विश्व में सिर्फ 2 जगह था उस समय, एक था सूसा और दूसरा था एक बटाना।
तो पाटलिपुत्र में का महल जो था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था, वो उस तरह का महल सिर्फ सूसा में था और एक बटाना में था। और ये बताता है कि पाटलिपुत्र जो है अद्वितीय थी, लकड़ी की प्राचीर के द्वारा बना हुआ था। ये महल को देख के वहां के लोगों की विशिष्टता, स्पेसिफिकेशन, सागौन की लकड़ी में काम करने की दक्षता को दर्शाता है। और ये इस तरह का लकड़ी का निर्माण कार्य सिर्फ पाटलिपुत्र में नहीं मिला है। इस परंपरा के अनुसार इस तरह का उदाहरण हम लोग कुशीनगर में देखते हैं, राजगीर में देखते हैं, और मौर्य काल में जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण शहर थे, इस तरह का वास्तुकला का योगदान हम लोग को देखने मिलता है। तो मौर्य वास्तुकला में एक तरफ अशोक के बनाए हुए स्तंभ लेख थे, एक तरफ आपको यहाँ का पैलेस महल मिलेगा, उसका हम लोग को उदाहरण देना है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय कला अपने धर्म के माध्यम से अपने आप को इतना सक्षम बना लिया कि विश्व के और भी भाग के में या विश्व के और भी क्षेत्र में इस तरह की कला की झांकियां मिलता है। We find evidence of such art because of Buddhist religion at rest of the places also. कहाँ आपको सिंह वाला स्तंभ मिला है, हम लोग थाईलैंड का उदाहरण आप लोग को दिए हैं, हम लोग ये डिस्कशन किए हैं। तो ये है आपका मौर्य वास्तुकला में मौर्य का योगदान। आज का सेशन हम लोग स्टूडेंट्स यहीं एंड करते हैं और फिर हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एज पर बीपीएससी मेंस सिलेबस। तो बीपीएससी मेंस तक 25 जुलाई तक हम लोग मेंस के सब्जेक्ट को कवर करेंगे। अभी तक क्लासरूम में जितना आपका जो कॉन्सेप्ट डिस्कशन हो चुका है, टॉपिक डिस्कशन हो चुका है, उसका आंसर हम लोग लिख चुके हैं, उसका नोट्स हम लोग लिख चुके हैं, इसके आपके आंसर लिखा हुआ है, आपके आंसर का करेक्शन है। यदि आप ये सब कर लेंगे तो डेफिनेटली क्वालिफिकेशन की हम लोग बात कभी नहीं किए हैं, आप बीपीएससी में रैंक होल्डर निकलेंगे। क्योंकि सारी चीज़ इकोनॉमिक्स में हम लोग डाटा के आधार पर तर्क दिए हैं, ज्योग्राफी में हम लोग मैप के आधार पर करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की है, करंट अफेयर्स, जो भी प्रामाणिकता मिला है उस प्रामाणिकता के आधार पर, ऑथेंसिटी के आधार पर अपने आंसर को हम लोग शेप किए हैं। तो मेंस वाले बच्चे 25 जुलाई के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, और जो बचा हुआ जो टॉपिक है वो भी हम लोग इधर 1 हफ्ते 10 दिन में कंप्लीट करके आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि आप मेंस को क्वालिफाई तो कर ही लेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि आप इस एग्ज़ाम को टॉप कर जाएं। तो टिल देन स्टूडेंट्स, लेट्स एंड दिस सेशन।